ऑफलाइन ही देनी होगी। अब एग्जाम का पैटर्न जो है मे भी चेंज हो सकता है, प्रैक्टिकल थियरी आज तक सिर्फ थियरी ही था, बट ये चलो आज डिसाइड कर लेते हैं। लेट्स गो फॉर 3000 इफ ओल्ड स्टूडेंट बिकम्स द टॉपर, 3500 इफ न्यू स्टूडेंट बिकम्स द टॉपर। ट्राई तो कर ही सकते हैं, राइट? अब टाई हुआ तो देख लेंगे। आई हैव लॉट्स ऑफ सॉल्यूशंस, डोंट वरी। हम वाइवा भी ले सकते हैं, हम एप्टीट्यूड टेस्ट भी ले सकते हैं। इफ इट गोस फॉर द टाई, उसके बाद भी टाई हुआ तो डिवाइड करके दे देंगे। बट ट्राई करो, ओके? चलो ठीक है, तो हम कहां पे थे? कीप स्कैनिंग डेटा। ओके, कीप स्कैनिंग डेटा फ्रॉम यूजर अंटिल ही एंटर्स, चलो हो गया शुरू, अंटिल ही एंटर्स 0। ओके, तो ये एग्जीक्यूट कैसे होगा ये जरा समझते हैं। डायरेक्टली कोड करके आपको दिखाता हूं। स्टेप बाय स्टेप हमें कोड करना है। कीप स्कैनिंग डेटा, ओके, ये सबसे पहला टास्क है अपना, कीप स्कैनिंग डेटा। अब यहाँ पे लूप यूज करना पड़ेगा, ये वाला बेसिक तो कम से कम आपको पता होना चाहिए। वी हैव टू यूज व्हाट? लूप्स। अब लूप में अपने पास दो ऑप्शन है, तीसरा वाला तो हमने देखा ही नहीं है, कौन सा? दो व्हाइल वाला, तो उसको जाने दो। वी हैव फॉर लूप, वी हैव व्हाइल लूप। अब इन दो में से कोई एक तो हमें यूज करना है। अब वो क्वेश्चन आपको बताता है कि आपको लूप यूज करना कौन सा है। जैसे कि फॉर लूप का रूल है, कोड लिखते वक्त अगर आपको पता है कि नंबर ऑफ इटरेशंस कितने होने वाले हैं, देन यू हैव टू गो विथ फॉर लूप। लॉजिकल रूल है, आप कोई भी कोड किसी भी लूप से कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट एक लॉजिक भी होता है। तो उसके हिसाब से अगर आपको नंबर ऑफ इटरेशंस पता है, गो विथ फॉर लूप। और आपको नंबर ऑफ इटरेशंस नहीं पता, लेकिन आपको टर्मिनेटिंग कंडीशन पता है कि रुकना कब है ये पता है, कितना भागने के बाद रुकना है ये नहीं पता। समझ रहे हो नहीं? उस केस में क्या यूज करेंगे? व्हाइल लूप यूज करेंगे। अब ये क्वेश्चन सोचो, क्वेश्चन है मान लो प्रिंट 1 to 10 यूजिंग लूप, हाउ मेनी इटरेशंस? 10 इटरेशंस, करेक्ट, 10 इटरेशंस। मतलब कोड लिखते वक्त हमें पता है कि इटरेशंस कितने होने वाले हैं, व्हिच लूप आई शुड यूज? फॉर लूप यूज करना पड़ेगा, बहुत सिंपल है। और अब ये क्वेश्चन क्या है? कीप स्कैनिंग द डेटा अंटिल यूजर एंटर्स 0। तो रुकना कब है? जब 0 देगा यूजर। लेकिन यूजर 0 कौन से इटरेशन पे देगा? डू वी नो दैट? फर्स्ट इटरेशन पे देगा, सेकंड पे देगा, या 1000th इटरेशन पे 0 देगा? वी डोंट नो, ये हमें बिल्कुल पता नहीं है। इन दैट केस वी हैव टू यूज व्हाट? व्हाइल लूप। और ऐसे केसेस में मोस्टली थोड़ा अंदर जाएंगे तो इनफाइनाइट व्हाइल लूप हम यूज करते हैं। और जो टर्मिनेटिंग कंडीशन आपको पता है, उस कंडीशन पे फोर्सफुली लूप को ब्रेक कर देते हैं। यूजिंग व्हिच कीवर्ड? ब्रेक द कीवर्ड। फोर्सफुली लूप को टर्मिनेट करना है तो ब्रेक कीवर्ड यूज करके टर्मिनेट करते हैं। समझे कि नहीं? तो लेट्स गो विद द इनफाइनाइट व्हाइल लूप फर्स्ट। तो यहाँ पे यूजर से एक नंबर स्कैन करना है, तो पहले हम यहाँ एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। वेरिएबल डिक्लेरेशन वाला फंडा सबको क्लियर है, राइट? सारे लेक्चर्स हमने रिकॉर्ड करके रखे हुए हैं, आप उन्हें देख सकते हो। अप टू 28th of जून सारे लेक्चर्स पब्लिकली अवेलेबल है, ठीक है? सो वी हैव इंट नम। अब यूजर को एक मैसेज देते हैं, सी आउट स्लैश कीप एंटरिंग डेटा और एंटर 0 टू स्टॉप। ये आप डिटेल में मैसेज देख सकते हो। मैसेज क्या होना चाहिए ये समझो, ठीक है? और फिर लेट्स राइट इनफाइनाइट व्हाइल लूप। तो इनफाइनाइट व्हाइल लूप लिखने के लिए यू हैव टू राइट हियर ऑलवेज ट्रू कंडीशन। क्या लिखना है हमें यहाँ पे? ऑलवेज ट्रू कंडीशन हमें यहाँ मेंशन करनी है। समझ रहे हो नहीं? ठीक है, पढ़ी वगैरह। व्हाट इज ऑलवेज ट्रू कंडीशन? इरफान पटेल, बरोबर ना? 1। ओके, क्या 1 कंडीशन है? हाँ, तो मैंने पूछा व्हाट इज ऑलवेज ट्रू कंडीशन, कोई एग्जांपल? यस, निकम भाई साहब। 1 यूज कर सकते हैं, बट 1 इज नॉट कंडीशन। ऑलवेज ट्रू कंडीशन चाहिए। ओके, एक सिंपल सा सवाल, कौन से स्टेटमेंट को
कंडीशन वाला स्टेटमेंट कहोगे? बता सकते हो बेटा? तो आके सोच लो, बस पूछना नहीं है। कौन से स्टेटमेंट को, अरे बोलायच नाही म्हणलं मी, कौन से स्टेटमेंट को कंडीशन वाला स्टेटमेंट कहोगे? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कंडीशनल ऑपरेटर, आई एम टॉकिंग अबाउट कौन से स्टेटमेंट को कंडीशन वाला स्टेटमेंट कहोगे कि सर इस वाले स्टेटमेंट, अगर इसी स्टेटमेंट में ये वाला कंटेंट है तो इसे हम कहेंगे कंडीशन वाला स्टेटमेंट। सोचो सोचो। तुझं काय नाव आहे? सुयश? हाँ, कौन से स्टेटमेंट को कहोगे कंडीशन वाला स्टेटमेंट? यस, नहीं लॉजिकल थ्योरेटिकल आंसर चाहिए अभी। कौन से स्टेटमेंट को कहोगे कि ये कंडीशन वाला स्टेटमेंट है? हाँ, जिस स्टेटमेंट में कंपैरिजन ऑपरेटर होगा उसी का दूसरा नाम है रिलेशनल ऑपरेटर। उस स्टेटमेंट को क्या कहते हैं? कंडीशन वाला स्टेटमेंट कहते हैं। उस स्टेटमेंट को आप लॉजिकली कंडीशन कह सकते हो जिस स्टेटमेंट में क्या है? कंपैरिजन ऑपरेटर है। अभी नोटबुक ऊपर आपकी खुली है, एट द टॉप लिख लो, द स्टेटमेंट कंटेनिंग कंपैरिजन ऑपरेटर इज कॉल्ड कंडीशन स्टेटमेंट। और फिर नीचे ब्रैकेट में ये भी लिखो, कंडीशनल ऑपरेटर इज डिफरेंट थिंग। स्टेटमेंट कंटेनिंग, नवीन जुनी, आता इथनं पुढे सगळ्यांनी सगळं लिहायचं आहे। मी जुना आहे, माझ्याकडे सगळं लिहिलेलं आहे, संपला विषय आता त्याचा। अभी सब कुछ लिखना है जो भी बताऊंगा। The statement containing comparison operator or relational operator is called condition, उसे कहते हैं कंडीशन। काय झालं? कोण वाजलं तुझं? इरफान पटेल ना? बरं, प्रेझेंटिंग होती मॅडम तुझं? असू द्या, लक्ष राहते माझ्या। नवीन लोकांनी बाळगून थोडं सिरियस व्हावं का? तुम्हाला जर माझे रिव्ह्यूज माहित नसतील तर जुन्या लोकांकडून घ्या। जोपर्यंत तुम्ही डिसिप्लिन मध्ये आहात, मी फार प्रेमळ मनुष्य आहे। जिथं तुमचं डिसिप्लिन बिघडलं तिथं तुम्हाला फार वाईट वाटू शकतं बरं का? काही न करता फक्त बोलून सुद्धा फार वाईट वाटेल, यायचं बंद करायला इकडं। मेक शुअर की आपण सगळे डिसिप्लिन मध्ये राहणार आहोत। हे असं होतच असते, एकदा दोनदा ठीक आहे, आई एक्सक्यूज, ऍब्सेंटी मात्र लागेल बाबा तुझी आज। तर ह्यानं क्लास पूर्ण डिस्टर्ब होतो, आपल्याला ती करायचं नाही। तुम्ही मुद्दाम करत नाही मला माहिती आहे, पण चुकून सुद्धा होऊ नये ह्याच्यासाठी आपण काळजी घेणं गरजेचं आहे। म्हणून मी आधीच सांगत असतो, सगळं बंद करा, स्विच ऑफ करून ठेवा, काय प्रॉब्लेम नाही। 2 तास आपण त्या युजलेस गोष्टीपासून लांब राहू शकतो। तुमच्यासाठी ती युजलेसच आहे सध्या, 2 तास आपण लांब राहू शकतो त्याच्यापासून, समझ रहे नहीं? तो ये डिसिप्लिन जो है वो थोड़ा सा फॉलो करो, ते अजिबात मोडायचं नाही। त्याच्यानंतर शिक्षण ऑटोमॅटिक होते, पण आधी आपण शिस्तीत राहणं गरजेचं आहे। समझ रहे हो सर? ठीक आहे, पुन्हा मला सांगायला नाही लागलं पाहिजे बाळांनो। आणि सगळ्यांसाठी सगळे रूल्स, माझं बिहेवियर सगळ्यांसाठी सेम आहे। जेंडर मध्ये अजिबात पार्शियालिटी केली जाणार नाही। जसे शिवाय मी पोरांना देतो तशाच पोरींना सुद्धा देतो, तुम्हाला माहित असलं पाहिजे। आणि ही फी भरल्यानंतर होतच, फी कोणी भरली नसेल तर मला आधीच सांगा। तू भरली का? मोबाईल वाला भरलीस का? पुढच्या वेळी काळजी घे बाबा, नंतर तुम्हाला बाहेर बसावं लागू शकतं।
प्रॅक्टिकल ऍबसेंट असणार आहे. दुसऱ्या दिवशी येताना शक्यतो इयरफोन घेऊन यायचं. आपलं लॅबमध्ये बसून लेक्चर अटेंड करायची ऑनलाईन, आतमध्ये बसायचं नाही जर प्रॅक्टिकल ऍबसेंट असाल तर. एकदा दोनदा होईल, तिसऱ्या वेळी तुम्हाला हाकलून दिलं जाईल. ओके, चला आता टेन्स मधून थोडं बाहेर या, थोडं फ्री व्हा, टेन्शन मधून बाहेर या. मी ऍट द एंड आय एम व्हेरी लविंग पर्सन, है कि नहीं? चलो ठीक है. तो अब हमें चाहिए कंडीशन ऑलवेज ट्रू. ओके, तो जिसमें कंपैरिजन ऑपरेटर है वो होता है कंडीशन. ठीक है, तो अगर मैंने लिखा सी 2 इज लेस देन 3, ये कंडीशन है. क्या ये ऑलवेज ट्रू कंडीशन है? यस, ये ऑलवेज ट्रू है. दुनिया में चाहे जो भी हो, कोड में इनपुट आउटपुट चाहे जो भी हो, 2 less than 3 is always true. But if I say 2 is less than some non-variable, is it always true? No, it is not always true. ये डिपेंड करेगी कि नन वेरिएबल की वैल्यू क्या है, तो ये ऑलवेज ट्रू नहीं है. So if I say 2 less than 5, it is always true. Right? Similarly, if I say 2 not equal to 5, it is always true. And similarly, if I say 1 या फिर any true value, say 10 or 105, any true value, okay, that is not the condition. But the ultimate result of 105 is what? True value. तो while के अंदर हमने क्या मेंशन की? ट्रू वैल्यू मेंशन की. एंड ट्रू वैल्यू मतलब है इनफाइनाइट व्हाइल लूप. ट्रू वैल्यू मतलब क्या है? इनफाइनाइट व्हाइल लूप. अब इस व्हाइल लूप के अंदर, इनफाइनाइट लूप के अंदर यूजुअली वी शुड गो विद द कंडीशन. ओके, बाकी अगर आपका अंडरस्टैंडिंग है प्रॉपर कि कोई वैल्यू देंगे नॉन जीरो तो भी वो इनफाइनाइट व्हाइल लूप होगा, तो व्हाइल वन के साथ आप जा सकते हो. दैट इज ऑलवेज करेक्ट. ठीक है, तो यूजर को यहाँ पे कोई मैसेज नहीं देंगे, बस डेटा जो है उसको स्कैन कर लेते हैं. मैसेज तो हमने ऊपर लिखा हुआ है. ओके, तो सी इन नम हमने यहाँ पे स्कैन कर लिया. अब चलो इस कोड को सेव कर लेते हैं. सेव हमेशा हमें कहाँ पे नहीं करना है? सी ड्राइव में कभी भी कोड को सेव नहीं करना है. ऑलवेज गो फॉर सम अदर ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव. अगर आपकी मशीन में सिर्फ सी ड्राइव है देन गो फॉर पार्टीशन. पहले पार्टीशन कर लो. एक सी ड्राइव अलग से रखो, डी ड्राइव अलग से रखो. कम से कम 25 GB का तो होना चाहिए, जिसके अंदर आप ये अदर स्टफ जो है आपका प्रोग्राम वाला वो स्टोर कर सकते हो. तो हमने यहाँ पे लिखा अभी प्रो 3. ओके, वो पहले से है 4 और कोई एक्सटेंशन नहीं. pro 4.cpp सेव हो गया. अब हमें किसको बुलाना है? कंपाइलर को. कंपाइलर क्या करेगा? दो काम करता है. पहला कौन सा? सिंटैक्टिकल एरर बताएगा. व्हाट इज द सेकंड जॉब? .exe वाली फाइल क्रिएट करेगा. बिल्कुल सही, .exe वाली फाइल जो है वो क्रिएट करेगा. ओके, कंपाइल. ओके, अब ये दे दी एरर. क्यों है एरर सी आउट पे? हाँ, तो जो मैंने आपको टेम्पलेट बताया था वो टेम्पलेट जो है वो हमें सबसे पहले यहाँ पे कंप्लीट कर लेना है. हैश इंक्लूड क्या होना चाहिए? यस, iostream डॉट एच की जरूरत नहीं है. एंड देन यूजिंग नेम स्पेस std ये होना चाहिए. ओके, और अब फिर से एक बार इसको कंपाइल कर लेते हैं. ओके, एरर 0 वार्निंग 0. और फिर मैंने कहा था उसके नीचे भी देखो आउटपुट फाइल नेम होता है, इसको भी पढ़ लिया करो. क्या कह रहा है? आउटपुट फाइल नेम डी ड्राइव में cpp जून 24 फोल्डर के अंदर pro4.exe वाला जो फोल्डर फाइल है वो क्रिएट हो चुका. अब आपका एग्जीक्यूटर जो पिक्चर में आएगा pro4.exe को रन करेगा. pro4.cpp का काम सिर्फ कंपाइलर तक है. एग्जीक्यूटर कभी भी .cpp के साथ काम नहीं करता. वो किसके साथ काम करता है? .exe के साथ काम करता है. बिल्कुल सही. तो अब जो है .exe क्रिएट हो चुकी है. वी कैन रन इट. ओके, तो मैंने सेव किया इसको, कंपाइल एंड रन, और ये आउटपुट आया कीप एंटरिंग डेटा. ओके, चलो डेटा एंटर करना शुरू करते हैं. मैंने एंटर किया 12. अभी रुका है एग्जीक्यूटर. किस लिए रुका है? टू गेट द नेक्स्ट डेटा. ओके, फिर मैंने दिया 3.
12 4 5 6 ओके कभी रुकेगा ओके जीरो पे रोकना था तो जीरो दे दिया मैंने रुकेगा जीरो पे नहीं ओके क्योंकि हमने रोकने के लिए कंडीशन नहीं दी है तो ये तो चलो क्लियर हुआ कि इनफाइनाइट लूप कैसे काम कर रहा है समझे नहीं इनफाइनाइट लूप अब हमें बस क्या करना है जैसे ही इनपुट देगा कस्टमर 0 हमें इस लूप को टर्मिनेट कर देना है यूजिंग व्हिच स्टेटमेंट ब्रेक स्टेटमेंट करेक्ट अब ब्रेक स्टेटमेंट ओपनली लूप में लिखेंगे या किसी कंडीशन में कंडीशन में लिखना पड़ेगा अगर ओपनली लिखा ब्रेक तो कितने इटरेशंस होंगे लूप के अप टू ब्रेक जितना है उतना बस एक बार एग्जीक्यूट होगा बाहर चला जाएगा हमें ये नहीं करना है हमें किसी स्पेसिफिक कंडीशन पे लूप को टर्मिनेट करना है और वो कंडीशन क्या है जीरो होना चाहिए किसकी वैल्यू नम की वैल्यू जीरो होनी चाहिए तो कंडीशन होगी इसके नीचे अब इसको बंद कर देते हैं हाँ ये बात समझो हमेशा याद रखना टू अवॉइड सम अननेसेसरी एरर्स जैसे कि एलडी रिटर्न 1 एग्जिट स्टेटस लोडर ने एग्जिट स्टेटस 1 दे दिया ऐसे जो एरर्स हैं हम कई बार समझ नहीं पाते रीजन भी होते हैं उसका रीजन भी हम कई बार समझ नहीं पाते तो पहला काम हमें क्या करना है ये जो आउटपुट वाली विंडो है काम खत्म होने के बाद क्लोज करो इसको अगर कोड टर्मिनेट हुआ तो एंटर की प्रेस करने के बाद या कोई भी की प्रेस करने के बाद क्लोज हो जाता है लेकिन अभी कोड आपका खत्म हुआ एग्जीक्यूशन खत्म नहीं हुआ देन यू हैव टू एक्सप्लिसिटली टर्मिनेट द प्रोसेस लेकिन ये टर्मिनेट करना जरूरी है अदरवाइज चेंजेस उस फाइल में नहीं हो सकते जिसकी वजह से लोडर सेज एलडी रिटर्न 1 एग्जिट स्टेटस रीजन के साथ हम थोड़ी देर में इसको एक्सप्लेन करेंगे लेकिन अभी बस ये समझो टू अवॉइड सच एरर्स एलडी रिटर्न 1 एग्जिट स्टेटस पहली स्टेप है सारी कंसोल वाली विंडो क्लोज कर दो समझ गए कि नहीं ठीक है फिर और भी एक दो रीजंस होते हैं तो उसके साथ चलेंगे बाद में अभी ये समझो डन तो ये हो गया अब कंडीशन दे देते यहाँ पे क्या कंडीशन डिसाइड की हमने इफ हाँ नन एग्जैक्टली इक्वल टू 0 अगर ऐसा हुआ तो क्या करना है ब्रेक कर देना है इज एवरीवन फैमिलियर विद द स्टेटमेंट व्हाइल लूप जो लिखा उसके साथ फैमिलियर हो सारे ठीक है मोस्टली न्यू स्टूडेंट्स जितना हो सके ये बेसिक्स जो है इसका प्रैक्टिस करते रहो आप आ जाओगे फ्लो में नो प्रॉब्लम तो इसको सेव कर लेते हैं लेट्स कंपाइल इट ओके एरर 0 वार्निंग 0 एंड रन इट रन करने के बाद फिर से वही है एंटर डेटा तो पहला डेटा हमने दिया दूसरा दिया तीसरा दिया और खत्म होने के बाद जब कस्टमर को लगेगा कि तो बस हो गया क्या एंटर करना है 0 और 0 एंटर करने के बाद प्रोसेस एग्जीक्यूटेड आफ्टर 15 सेकंड्स हो गया समझ गए हो तो कीप स्कैनिंग डेटा अंटिल यूजर एंटर्स 0 ये वाली बात क्लियर हो गई समझ गए हो ठीक है अब फिर उसमें क्या करना था जो भी प्रोसेस है अब ये बेसिक हो जाने के बाद यहाँ पे नीचे इधर जो भी प्रोसेस है वो आपको इंप्लीमेंट कर देनी है जो भी प्रोसेस है वो आपको इंप्लीमेंट करनी है समझ रहे हो नहीं ठीक है ओके तो क्या प्रोसेस थी एडिशन करनी है ठीक है तो फिर एडिशन करने के लिए एक इंट सम वाला वेरिएबल चाहिए जिसे हम इनिशियलाइज करेंगे 0 से कई बार आप लोग ये सम को 0 इनिशियलाइज नहीं कर रहे हो ऐसा नहीं चलेगा ये लोकल वेरिएबल है और लोकल वेरिएबल की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है गार्बेज होती है ग्लोबल वेरिएबल की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है 0 होती है तो हम उसको इनिशियलाइज करेंगे ओके कोड अपना रोबस्ट होना चाहिए हर एक चीज हमने खुद की हुई होनी चाहिए डोंट डिपेंड ऑन मशीन और एनीथिंग जितना अपने हाथ में है वो करो समझ रहे हो नहीं तो हम उसके असाइन करेंगे 0 असाइन करेंगे राइट अब 0 असाइन करने के बाद यहाँ पे जैसा मैंने आपको कहा था एक एक वैल्यू ऐड करते रहना है किसमें ऐड करेंगे सम वेरिएबल में नम वेरिएबल को ऐड करेंगे और जो भी सम आएगी उसे वापस किसमें स्टोर करेंगे सम में ही स्टोर कर देंगे हो गया सम इक्वल टू सम प्लस नम और अब हमें ये सम प्रिंट भी करना होगा कहाँ पे प्रिंट करेंगे लूप के बाहर प्रिंट करना होगा लूप के अंदर प्रिंट किया क्या होगा
यस, बार बार प्रिंट होता रहेगा, हमें बार बार प्रिंट नहीं करना है, हमें बस एक बार प्रिंट करना है, तो लूप के बाहर प्रिंट कर देते हैं इसको एंड लेट्स से सी आउट। कंपाइल कर लेते इसको एंड रन। ओके, कीप एंटरिंग डेटा एंड 0 और देखो एडिशन आ गई बराबर। हाँ, क्लियर हो गया सबको? ठीक है, इनफाइनाइट लूप। बस आपको क्वेश्चन पढ़ के ये समझना होगा कि क्या मुझे यहाँ नंबर ऑफ इटरेशंस पता है या फिर नहीं पता। अगर नहीं पता तो टर्मिनेटिंग कंडीशन तो जरूर पता होगी, तो उस हिसाब से डिसाइड करो फॉर लूप के साथ जाना है या फिर व्हाइल के साथ जाना है। फॉर भी आप यूज कर सकते हो फॉर इंफिनिटी, सिंपली आपको लिखना है फॉर नो इनिशियलाइजेशन, कंडीशन क्या रहेगी फिर वही इनफाइनाइट टू लेस देन 3 सेमीकोलन नो इटरेशन, विदाउट इनिशियलाइजेशन विदाउट इटरेशन फॉर लूप चल सकता है। और इनफाइनाइट फॉर लूप के लिए कुछ भी कंडीशन में भी अगर कुछ मेंशन नहीं करोगे, सिंपली फॉर सेमीकोलन ओपनिंग क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट, दिस इज इनफाइनाइट फॉर लूप। ये क्या है? इनफाइनाइट फॉर लूप है, समझ गए? लेकिन सेमीकोलन बहुत ज्यादा कंपलसरी है। सेमीकोलन इज द सोल ऑफ फॉर लूप, उसको नहीं निकाल सकते, उसको निकाला सीधा एरर। इटरेशन नहीं लिखा चलेगा, कंडीशन नहीं लिखा वो भी चलेगा, इनिशियलाइजेशन नहीं लिखा वो भी चलेगा, फॉर लूप इज एम्प्टी चलेगा, लेकिन क्या होना चाहिए? सेमीकोलन बहुत ज्यादा कंपलसरी है। ओके, तो ये वाला कोड क्लियर हो गया सबको? डन? ओके, चलो अब आगे चलते हैं। एक लास्ट कोड बस आपको बताता हूं, कल जो मैंने मिस्टेक्स देखी थी उसके हिसाब से। कल एक कोड था स्विच वाला, मेन्यू ड्रिवन वाला। ओके, तो ये मेन्यू ड्रिवन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, इसका मतलब हमें क्या यूज करना होता है? स्विच केस हमें यूज करना होता है, समझ गए कि नहीं? ठीक है, और स्विच केस जब यूज कर रहे हो तो यूजर को जो चॉइसेस देनी है वो आप अपने हिसाब से दे सकते हो। यूजुअली वी गो विद 1 2 3 4 और यू कैन गो विद कैरेक्टर्स आल्सो। कैरेक्टर्स आर आल्सो वैलिड क्योंकि वो भी इंटीजर होते हैं इंटरनली, समझ रहे हो नहीं? तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। स्विच में आगे जो पैरेंथेसिस है उसमें स्विच किसको करेंगे हम? यूजर की चॉइस को। बस आपको क्या समझना है? which वेरिएबल कंटेन्स यूजर्स चॉइस, ये वाली बात बस आपको समझनी है। which वेरिएबल कंटेन्स यूजर्स चॉइस, समझ गए कि नहीं? ओके, एंड अकॉर्डिंगली यू विल कोड। अब पहले कोड था स्विच वाला नहीं है, अलग ही कोड है। सर्कल था या फिर रेक्टेंगल था शायद, एरिया और पेरीमीटर फाइंड आउट करना था, बिग रेक्टेंगल या स्मॉल रेक्टेंगल डिसाइड करना था अकॉर्डिंग टू एरिया, समझ रहे हो नहीं? और वहां कुछ बच्चों ने स्विच केस यूज किया था, कुछ बच्चों ने इफ एल्स यूज किया था। तो वहां आपको ये समझना है कि लॉजिकली व्हेन शुड आई यूज इफ एल्स, व्हेन शुड आई यूज स्विच केस, ये आपको समझना है। कोड क्या कह रहा था? फाइंड एरिया एंड पेरीमीटर फर्स्ट। अब एरिया पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए इफ एल्स, इज इट नेसेसरी? नो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड एरिया एंड पेरीमीटर, if area is greater than 50 it is big square or big rectangle and if it is less than 50 it is small rectangle। तो पहले काम क्या करना है? एरिया और पेरीमीटर फाइंड आउट करो, उसके लिए स्विच या फिर इफ एल्स इसकी जरूरत है नहीं है, सिंपली जस्ट फाइंड द एरिया, लेंथ इनटू विड्थ एरिया में स्टोर करो, फिर पेरीमीटर 2 इनटू लेंथ प्लस विड्थ पेरीमीटर में स्टोर करो। अब नीचे हमें चेक करना था क्या ग्रेटर है या बिग रेक्टेंगल है या स्मॉल रेक्टेंगल है। तो ऐसी कंडीशन जहां पे आएंगी वहां पे चलो इफ एल्स के साथ, जहां चॉइसेस आएंगी वहां किसके साथ जाएंगे? स्विच के साथ। जहां पे मल्टीपल एग्जीक्यूशंस आएंगे, रिपीटेड एग्जीक्यूशंस आएंगे, वहां किसके साथ जाएंगे? लूप्स के साथ। लूप में भी जहां लिमिटेड इटरेशंस है वहां किसके साथ जाएंगे? और जहां इटरेशंस पता ही नहीं है वहां किसके साथ जाएंगे? वो भी कौन से वाली के साथ? इनफाइनाइट वाइल के साथ जाएंगे। ये लॉजिकली होना जरूरी है। आप लोगों को सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट कौन सा पता है उसके हिसाब से कोड नहीं करने होते। कल मुझे ऐसा कुछ पता चला कि सर आई एम कंफर्टेबल विद दिस, आई एम गोइंग टू यूज दिस, तो जहां स्विच की जरूरत है वहां लूप यूज कर रहे हो, नहीं चलेगा। जस्ट बिकॉज यू आर फैमिलियर विद फॉर लूप, आप कहीं भी उसे यूज नहीं कर सकते। जस्ट बिकॉज यू आर फैमिलियर विद इफ एल्स, आप उसे कहीं भी यूज नहीं कर सकते।
समझ रहे हो नहीं? तो आप किसके साथ फेमिलियर हो दैट डजंट मैटर, व्हाट इज लॉजिकली करेक्ट इज द मैटर, और जो लॉजिकली करेक्ट है उसके साथ फेमिलियर होना ये आपका काम है। समझ रहे हो नहीं? राइट। तो अगर किसी कॉन्सेप्ट के साथ फेमिलियर नहीं हो तो काम करो बच्चों उसके साथ, उसे स्किप नहीं करना होता है, उसके साथ हमें काम करना होता है। चलो क्लियर हो गया? राइट, ओके। इज देयर एनी अदर क्वेश्चन? ये आंसर शीट जो है ये अपलोड हो गई है, देखो, या फिर हो जाएगी आज, तो उसके साथ जरा काम कर लो। ओके, स्कैन 3 इंटीजर्स फ्रॉम यूजर, प्रिंट देयर एडिशन इन फॉलोइंग मेन फंक्शन। ओके, ये मेमोरी वाला कोड था, आई होप एवरीबॉडी रिमेंबर्स दिस। डन? ओके, write a menu driven program to find area of rectangle, perimeter of rectangle. yes, ये menu driven मतलब क्या चाहिए हमें? switch case। अब area और perimeter ये हमें switch में डालने थे कि यूजर ने 1 चूज किया तो एरिया देगा, 2 चूज किया तो पेरीमीटर देगा। ये एक सिंपल सा कोड था, राइट? कंफ्यूज नहीं होना है, पहले इंप्लीमेंट करो फिर सोचो। राइट ए प्रोग्राम टू आस्क यूजर टू चूज बिटवीन सर्कल एंड रेक्टेंगल। ओके, ये स्विच के अंदर स्विच था, ठीक है। अब ये कैसे करना है ये थोड़ा समझते हैं, आउटलाइन बताऊंगा आपको और हम आगे चलेंगे। क्या है क्वेश्चन? आस्क यूजर टू चूज बिटवीन सर्कल एंड रेक्टेंगल। ओके, तो चूज करना है बिटवीन सर्कल एंड रेक्टेंगल, ये पहली स्टेप है। कभी भी पूरे क्वेश्चन के बारे में नहीं सोचना होता है, किसके बारे में सोचेंगे? सिंगल स्टेप के बारे में सोचेंगे। तो पहली स्टेप क्या है? चूज बिटवीन सर्कल और रेक्टेंगल, बस हो गया। तो इसके लिए पहले स्विच केस अप्लाई कर देते हैं, इसके लिए रेक्टेंगल या फिर सर्कल, ठीक है, बहुत सिंपल है। चलो देखते हैं। सी वी हैव मेन फंक्शन, और मेन फंक्शन में यूजर को मैसेज देते हैं सी आउट, प्रेस 1 फॉर रेक्टेंगल, देन स्लैश n 2 फॉर क्या था? सर्कल। ओके, सर्कल स्लैश n, और ये कंप्लीट हुआ। प्रेस 1 फॉर रेक्टेंगल एंड 2 फॉर सर्कल, ठीक है, एक के नीचे एक मैसेज आ जाएगा। फिर यूजर को मैसेज देते हैं सी आउट, एंटर यूर चॉइस, और फिर चॉइस जो है यहां चॉइस वेरिएबल में स्कैन कर लेंगे, और ये चॉइस जो है यहां डिक्लेयर कर लेते हैं इंट चॉइस, ठीक है। नाउ व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ चॉइस? 1 2 एंड अदर देन 1 2, इसको बोलना नाही आहे। आपले कस्टमर येडा असू शकते, 1 2 टाक सांगते तर भी 3 टाकते, तो हो सकता है कि वो फोन वाली बता रही है प्रेस 1 फॉर मराठी, 2 फॉर हिंदी, 3 फॉर इंग्लिश। अब हमें तो छुट्टी है, दिन भर कोई काम नहीं है, फिर हम 5 ही प्रेस करेंगे, फिर उधर से मैसेज आता है रॉन्ग चॉइस, दोबारा सुनने के लिए 8 दबाइए। हम तो 2 ही दबाएंगे, फिर वही कहती है वो दोबारा सुनने के लिए 8 दबाइए। ओके, तो उसको भूलना नहीं है, ठीक है। तो हमने कहा स्विच, और स्विच में किसको स्विच करेंगे? चॉइस। अब ये चॉइस वाले फंडे को याद रखना, वेरिएबल चॉइस है इसलिए स्विच नहीं करना है, यूजर की चॉइस स्टोर करने वाले वेरिएबल को स्विच करना है, फिर वो वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, हर बार चॉइस को जरूरी नहीं है। तो स्विच चॉइस, व्हाट इज द फर्स्ट पॉसिबल वैल्यू? 1, वो हमने लिखी केस 1 में। व्हाट इज द सेकंड पॉसिबल वैल्यू? 2, और फिर रहेगा डिफॉल्ट, करेक्ट, डन। समझ गए? अब केस 1 के बारे में सोचते हैं। व्हाट वाज केस 1? रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल के लिए क्वेश्चन क्या कह रहा है ये सोचते हैं। तो पहली स्टेप अपनी क्लियर हो गई, समझ गए या नहीं? तो रेक्टेंगल के लिए क्या कहा था? एरिया और पेरीमीटर में से एक चूज करना है, राइट। तो फिर यूजर को इधर मैसेज देते हैं पहले सी आउट, प्रेस 1 फॉर एरिया, स्लैश n 2 फॉर पेरीमीटर, then see out, enter your choice and see in। अब यहां पे चॉइस वेरिएबल लेके अपना काम नहीं बनेगा, ओके। वैसे हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चलो कंफ्यूजन नहीं चाहिए, सो वी विल गो फॉर सम अदर वेरिएबल।
तो एक दूसरा वेरिएबल ले लेते हैं से सी इन आर चॉइस, रेक्टेंगल वाली चॉइस, तो से आर सी। ओके, सी इन आर सी इज द वेरिएबल which stores choice of rectangle. ओके, और फिर आरसी यहां स्कैन होने के बाद नीचे क्या लिखेंगे बताओ? फिर स्विच होना चाहिए। आरसी को अब डिक्लेयर करना पड़ेगा। वेयर शुड आई डिक्लेयर आरसी? आउटसाइड स्विच, टू अवॉइड अननेसेसरी एरर्स। आउटसाइड स्विच सारे वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लो। तो इधर आएगा एक इंट आरसी। ओके, एंड देन switch RC. Now what are the possible values of RC? 1 and 2. 1 में क्या प्रिंट करोगे? और 2 में? और फिर डिफॉल्ट केस इनवैलिड इनपुट, इनवैलिड चॉइस। और ऐसा ही एक स्विच किधर जाएगा फिर? केस 2 में जाएगा। स्विच के अंदर स्विच, नेस्टेड स्विच इस तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बस एक रूल फॉलो करना है, डिक्लेयर ऑल द वेरिएबल्स आउटसाइड आउटर स्विच। स्विच के अंदर कोई डिक्लेरेशन नहीं चाहिए, बस ये वाला रूल फॉलो करो। एवरीबॉडी क्लियर विद दिस, राइट? ओके, अब आगे चलते हैं। अब हमें कल का एक छोटा सा प्रॉब्लम डिस्कस करना है, एलडी रिटर्न वन एग्जिट स्टेटस। ओके, अब ये कहां से आएगा ये जरा समझते हैं। देखो, और क्यों आएगा ये भी समझो। अगर ये याद नहीं है, चलो ठीक है। तो एलडी रिटर्न वन एग्जिट स्टेटस, ठीक है, इसको रन कर लेते हैं। से इंट नम, सी इन नम एंड देन सी आउट स्लैश एन मेन इंट्स हो गया। ठीक है, इतना ही प्रोग्राम है। नम को स्कैन किया और कुछ किया नहीं है मैंने। अब इसको सेव कर लेते हैं। लेट्स कंपाइल इट एंड रन। ओके, डिमांड कर रहा है इनपुट, समझ रहे हो नहीं? ये सी आउट एंटर डेटा वाला मैसेज नहीं लिया हमने, इसलिए ये ब्लैंक दिखा रहा है। ठीक है, चलो मैसेज दे देते हैं। ओके, एंटर डेटा, स्पेलिंग मिस्टेक है, फिर भी पढ़ेंगे तो वही एंटर डेटा। ओके, तो मैंने एंटर किया 10। ओके, और कोड जो है खत्म हो गया, कोड आपका टर्मिनेट हुआ, राइट? तो अब मैं इस कंसोल वाली विंडो को क्लोज नहीं कर रहा, बट समझो कोड टर्मिनेट हो चुका है। कोड टर्मिनेट हुआ इसका मतलब जो आपका एग्जीक्यूटर है, एग्जीक्यूटर ने एक रिसोर्स ऑक्यूपाई किया था, उस रिसोर्स को फ्री कर दिया है। कौन सा रिसोर्स ऑक्यूपाई किया था? कौन सा? .exe वाली फाइल आपके प्रोग्राम की कौन सी है? pro4.exe। ये जब एग्जीक्यूटर एग्जीक्यूट कर रहा है तो एग्जीक्यूटर क्या करता है? pro4.exe को ऑक्यूपाई कर लेता है। अब एक बार एग्जीक्यूटर ने pro4.exe को ऑक्यूपाई कर लिया, दूसरी कोई भी प्रोसेस pro4.exe के पास नहीं आ सकती। कल किसी ने पूछा था कि सर एग्जीक्यूटर मतलब एग्जैक्टली क्या होता है? एग्जीक्यूटर मतलब ओएस से निकला हुआ एक प्रोसेस होता है, थ्रेड होता है, जो आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। थ्रेड प्रोसेस सब नेक्स्ट सेमेस्टर में शायद क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी, या फिर जावा में जाओगे तो क्लियर हो जाएगा। बस समझो एक थ्रेड होता है, प्रोसेस होता है जो आपके कोड को एग्जीक्यूट कर लेता है। अब अगर किसी प्रोसेस ने यानी एग्जीक्यूटर ने आपके .exe को ऑक्यूपाई कर लिया, नो अदर प्रोसेस कैन ऑक्यूपाई इट, दूसरी कोई प्रोसेस उसे हाथ नहीं लगा सकती। समझ गए? तो अब मैंने क्या किया, इसको ऐसे रखते हैं, मिनिमाइज करके ऐसे रखते हैं। लेट्स कंपाइल इट अगेन, और देखो सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, राइट? अब एक काम करते हैं, इसको हटाते यहां से, फिर से एक बार रन करते हैं। Now I am not going to enter the data, keep it as it is। अब एक सिंपल सा सवाल है, एग्जीक्यूटर वाली जो प्रोसेस थी उसने जो pro4.exe ऑक्यूपाई की है, क्या उसे फ्री किया? नहीं, अभी भी क्या है? ऑक्यूपाइड है, क्योंकि प्रोसेस चल रही है, ऑक्यूपाइड है। नाउ आई एम गोइंग टू कंपाइल द कोड।
और ये आई देखो एरर, क्या करें एरर, एलडी रिटर्न वन एग्जिट स्टेटस, क्या है यहाँ पे, परमिशन डिनाइड। अब ये हुआ क्या देखो, जैसे आपने कंपाइल किया, कंपाइलर वाला एक प्रोसेस, एक नई प्रोसेस वो पिक्चर में आ गई, उसने कोड सही से कंपाइल किया, सही से कंपाइल करने के बाद व्हाट इज द आउटपुट, डॉट टीएक्सटी फाइल। ए आगे कैसे गणित है, कोड सही से कंपाइल हुआ तो आउटपुट क्या होता है, डॉट टीएक्सटी फाइल, कोई चेंज नहीं हो रहा। लेकिन अब सोचो, pro4 डॉट सीपीपी आपके पास है, 4 बार मैंने उसको कंपाइल किया, मान लो चेंजेस करके 4 बार कंपाइल किया, तो 4 अलग अलग ईएक्सी होगी या एक ही ईएक्सी होगी, एक ही ईएक्सी होगी। तो ये सोचो, पहली बार कंपाइल किया एक ईएक्सी बनी, फिर दूसरी बार चेंजेस करके फिर से कंपाइल किया, चेंजेस के साथ दूसरी ईएक्सी बनी। व्हाट अबाउट द फर्स्ट ईएक्सी, पहली ईएक्सी का क्या हुआ, हाँ, तो पहली ईएक्सी का कंपाइलर वाले थ्रेड ने क्या किया, पहली ईएक्सी डिलीट कर दी और दूसरी ईएक्सी वहां पे प्लेस कर दी। लेकिन ये तो इंटरनली चल रहा है ना, अभी कुछ पता नहीं इसके बारे में, राइट। तो अभी ये सोचना इसके बारे में कि जब 2 बार कंपाइल हुआ, पहली बार एक ईएक्सी बनी थी, फिर दूसरी बार एक ईएक्सी बनी, तो हमारे पास टोटल एक ही ईएक्सी है, मतलब जो सेकंड टाइम बनी वो। व्हाट अबाउट द फर्स्ट ईएक्सी, कंपाइलर ने उसको डिलीट किया और दूसरी ईएक्सी वहां पे डाल दी। अब डिलीट कंपाइलर क्यों कर पाया, क्योंकि वो ईएक्सी फ्री थी, किसी और प्रोसेस ने उसे ऑक्यूपाई नहीं किया था, इसलिए कंपाइलर उसे डिलीट कर पाया। अब इधर आपने क्या किया, आपने पहली ईएक्सी को रन किया और वो रन कंप्लीट ही नहीं किया, तो फर्स्ट ईएक्सी इज फ्री और ऑक्यूपाइड, ऑक्यूपाइड। अब अपनी ओएस का ये रूल है, अगर कोई फाइल ऑक्यूपाइड है तो आप उसको डिलीट नहीं कर सकते, दूसरा कोई उसे एक्सेस भी नहीं कर सकता। जैसे कि देखो, अगर कोई पिक्चर आपने फोटो व्यूअर में ओपन करके रखा हुआ है, उस फोटो व्यूअर को मिनिमाइज करो एंड ट्राई टू डिलीट दैट पिक्चर, नहीं कर पाओगे। कम से कम वो मैसेज तो देगी कि भाई दिस इज यूज्ड बाय सम अदर एप्लीकेशन, क्लोज दैट एप्लीकेशन बिफोर यू डिलीट इट। अगर कोई वायरस रहेगा आपके पास तो उसे डिलीट करने की कोशिश करो। देखो कई बार ये मैसेज आता है, दिस फाइल इज यूज्ड बाय सम अदर एप्लीकेशन, क्लोज दैट एप्लीकेशन बिफोर यू डिलीट द फाइल। क्योंकि ये ओएस का रूल है, अगर कोई एप्लीकेशन आपकी फाइल को यूज कर रहा है तो आप उस फाइल को डिलीट नहीं कर सकते। तो अभी क्या हुआ, अपनी .exe फाइल को यूज कर रहा है कौन, who is using .exe file, executor, and who is trying to delete the executable file, compiler. Is it possible? No. तो उसने एरर दे दी, ये will be return one exit status, कि भाई मैं नहीं कर सकता। तो ये एरर सॉल्व करने के लिए हमें सिंपली क्या करना है, एग्जीक्यूटर वाली जो प्रोसेस है कंसोल वाली, उसको क्या कर देना है, क्लोज कर देना है। जैसे कंसोल क्लोज होगा .exe फ्री हो जाएगी एंड देन कंपाइलर कैन डिलीट इट एंड कैन रिप्लेस इट बाय न्यू exe। क्लियर हुआ? तो ld returned one exit status, what is the solution, close all the console windows। why, इसका आंसर मिला, समझ गए? लिख लो, फिर इधर लिखोगे go to the first page, जहां पे आपने कल अपना नाम लिखा हुआ है, जावा तिथं नाव लिहिलंय, तिथं जायचं बरं का, दुसरा शांतपणे करायचं नाही, कारण मी इकडेच लिहितो, सापडला तर तुडवलच मी। पहिल्याच पेजवर दिसायला पाहिजे, ज्या गोष्टी सांगते फर्स्ट पेजवर लिहायच्या त्या तिथंच पाहिजे द्या। लिखो वहां पे एरर ld return one exit status, रीजन नाही, सोल्यूशन आम्हाला रीजनचे काय घेणे देत नाही, सोल्यूशन बताओ भाई। हाँ लिखो सोल्यूशन, फर्स्ट वन, क्लोज ऑल द कंसोल विंडोज, क्लोज ऑल द कंसोल विंडोज। हो गया? ठीक है, ये कळलं नाही एवढं, क्लोज ऑल द कंसोल विंडोज म्हटल्यानंतर व्हाट इज द रीजन, क्लियर हो गया सबको? ठीक है, ओके। अब
सेकंड रीजन देखते हैं। अब ये सेकंड रीजन जो है कई बार फंक्शन के साथ कनेक्टेड होता है, तो एक काम कर लेते हैं, जब फंक्शन देखेंगे तब सेकंड रीजन के बारे में सोचेंगे, ठीक है। अभी जब तक फंक्शन के पास नहीं जाते तब तक ये सेकंड रीजन जो है पिक्चर में नहीं आएगा, बस ये अकेला रीजन आएगा। ये कंसोल वाली जो फाइल है उसको क्लोज कर दो, फिर आपकी ये एरर जो है सॉल्व हो जाएगी। एवरीबॉडी क्लियर विद दिस, राइट? ओके, तो एलडी रिटर्न 1 एग्जिस्टेड एज, ये टास्क बार पे जितने भी कंसोल वाली विंडोज दिख रही है सबको क्लोज करो। किधर होता है टास्क बार? किधर होता है टास्क बार? पता नहीं बेटा, किधर होता है टास्क बार? ऊपर होता है। किधर होता है टास्क बार? ऊपर होता है। किधर होता है टास्क बार? सबसे नीचे। किधर होता है टास्क बार? सबसे नीचे। किधर होता है टास्क बार? सबसे नीचे। मैं देखो तो का एमएससीआईटी करायचं असते बघा, म्हणजे नुसतं इंजिनिअरिंगला येऊन काय उपयोग नाही तुमचा बाळा, आम्हाला टास्क बार कुठं हेच माहित नाही कसं करायचं आमचं। कुठं असते टास्क बार? जिथं तुमची ओपन केलेली ऍप्लिकेशन दिसतात, हे ओपन केलेलं आहे इथं कुठे दिसतं? खाली दिसतं का वर दिसतं? खाली दिसतंय, ते असतो टास्क बार। त्याला हलवू शकतो तिथं जब कभी टाइम मिले ना कि चलो अपने पास अभी 1 घंटा है कि हमें इंस्टाग्राम पे कोई जरूरी काम नहीं है, किसी को देखना नहीं है, किसी की रिप्लाई नहीं करनी है, फालतू टाइम है, तो फालतू टाइम अपना ऐसी चीजों पे वेस्ट कर लिया करो। कि किसको कहते हैं टास्क बार? क्या हम टास्क बार को वहां से हटा सकते हैं? Can I shut down my machine without touching my mouse? Can I shut down the machine without going to the Windows button? हाँ, तो ये सब देखो कि कमांड प्रॉम्प्ट पे जाने के बाद वीएलसी मीडिया प्लेयर कैसे ओपन कर सकते हैं विथ द मूवी क्लिप। कैसे हम वहां से किसी फाइल को कॉपी कर सकते हैं सीधे पेन ड्राइव में विदाउट गोइंग टू द पेन ड्राइव। ऐसी चीजें ढूंढा करो, ओके, जरूरी है आपके लिए। टास्क बार में ऊपर होता है। चलो ठीक है, हम कहां पर थे? डिलीट ऑपरेटर, राइट? तो हमने कौन कौन से ऑपरेटर्स देखे फ्रॉम द बिगिनिंग? स्कोप और रिजोल्यूशन ऑपरेटर, उसके बाद न्यू ऑपरेटर, उसके बाद डिलीट, और बीच के 3 जो है उन्हें थोड़ा रुका हुआ है, वो हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बाद देखेंगे। उनके लिए क्लास एंड ऑब्जेक्ट पढ़ना जरूरी है, ठीक है। उस चैप्टर में हम ये 3 ऑपरेटर्स देखेंगे जिन्हें छोड़ा था। व्हाट इज द नेक्स्ट ऑपरेटर? सेट डब्ल्यू, बघा की नाही काही बनेनो काय है ऑपरेटर पुढचे? सेट डब्ल्यू का कौन सा है? एंड। तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट सेट डब्ल्यू। सेट डब्ल्यू, सेट डब्ल्यू का यस जो है वो स्मॉल होना चाहिए। अति उत्साही कार्य करते, न्यू चा एन कैपिटल लिहिणारे, डिलीट चा डी कैपिटल लिहिणारे, स्मॉल लिहा, स्मॉल लिहा। चार पेन वापरून नोट कंप्लीट करणारे थोड़ा फास्ट लिहायचा प्रयत्न करा। चलो देखते हैं ये सेट डब्ल्यू काम कैसे करता है, ओके सी। अब ये सेट डब्ल्यू और एंडल जो है दोनों ये फॉर्मेटिंग, आउटपुट का फॉर्मेटिंग के लिए यूज किए जाते हैं। मैक्सिमम ऑफ यू आर फेमिलियर विथ एंडल। एंडल और स्लैश दोनों सेम ही है। फिर हमने ये कभी नहीं सोचा फिर एंडल दिया क्यों? स्लैश तो बहुत सिंपल था, फिर वाई एंडल, वो तो सीपीपी में भी चलता है स्लैश है, फिर एंडल क्यों दिया? चलो वो भी सोचेंगे हम। अभी सेट डब्ल्यू के साथ चलते हैं। तो सेट डब्ल्यू भी आउटपुट फॉर्मेटिंग के लिए यूज किया जाता है। इन शॉर्ट पूरा कोड हो गया, अब आउटपुट यूजर को दिखाना है, तो विथ मेकअप हमें आउटपुट को दिखाना पड़ेगा। तो वो मेकअप करने का काम ये 2 लोग करेंगे। कौन से? सेट डब्ल्यू और एंडल। तो उसमें से सेट डब्ल्यू क्या काम करता है ये जरा समझते हैं, ओके सी। अपने पास ये नम है और इसमें हमने ये एक वैल्यू स्टोर की है, इंट नम इक्वल टू 6854। क्या ये वैल्यू नम वेरिएबल में स्टोर हो पाएगी? यस, इन द रेंज है।
इंट की रेंज काफी बड़ी है तो ये वाली वैल्यू स्टोर हो सकती है। अब हमने लिखा num इक्वल टू num, डन। सेव कर लेते इसको, कंपाइल। अच्छा ये अब एरर देगा जब तक इसको क्लोज नहीं करते। अब कंपाइल करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एलडी रिटर्न वन एग्जिट स्टेटस भी क्लियर हो गया सबको, डन। और अब इसको रन कर दिया और इसने दिया देखो num इक्वल टू 68524। अब सेट w इसके अंदर यूज करके देखते हैं, ठीक है। सी तो सेट w जो है पहला रूल सिर्फ एक वैल्यू के साथ एट ए टाइम काम करता है। हाउ मेनी वैल्यूज? ओनली वन वैल्यू एट ए टाइम, ओनली वन वैल्यू। और सेट w को हम हमेशा सी आउट में ही यूज करेंगे क्योंकि सेट w आउटपुट को फॉर्मेट करने के लिए यूज किया जाता है। किसको फॉर्मेट करने के लिए? आउटपुट। और आउटपुट में कौन इन्वॉल्व है, सी इन या सी आउट? सी आउट। तो सी आउट के साथ सेट w को यूज करेंगे। दूसरा रूल, सेट w एट ए टाइम एक ही वैल्यू के साथ काम करेगा। तो अभी मुझे एक ही वैल्यू प्रिंट करनी है, कौन सी? नम। तो सेट w को वहां पे यूज करेंगे, ओके। अब मैंने लिखा सेट w और ये जो फंक्शन है ये एक्चुअली फंक्शन है, ये एक इंटीजर पैरामीटर लेता है। तो मैंने इधर लिखा चलो 10। नाउ सी वी हैव टू एंटिटीज इन वन सी आउट, एक है सेट w और एक है num। दोनों को एक ही सी आउट में कैस्केड करने के लिए बीच में कौन होना चाहिए? हाँ कौन? इंसर्शन ऑपरेटर होना चाहिए। एवरीबॉडी फैमिलियर विद दिस? बीच में कौन होना चाहिए? इंसर्शन ऑपरेटर होना चाहिए। तो फिर यहाँ पे इंसर्शन ऑपरेटर दे देते हैं। अब आउटपुट देखेंगे क्या आता है, और एक स्टेटमेंट इधर लिख लेते हैं। ये है विदाउट सेट w, नीचे वाला जो है ये विद सेट w। डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। सेव किया हमने इसको। ओहो एरर आ गई, चलो पढ़ लेते हैं। पढ़ो क्या है? सेट w was not declared in this code. Why is the error? सोचो सोचो पहले, कोई जल्दी नहीं है। ओल्ड स्टूडेंट्स, न्यू स्टूडेंट्स सारे, why is the error? ये सोचो। I am not asking you the solution. I am asking you the reason of the error. विचार करो विचार करो। बहुत सिंपल है, सबको पता है, ओके। बस थोड़ा लॉजिक लगाओ और उसे यहाँ इंप्लीमेंट कर दो, हो गया। करेगा, विचार करो विचार करो, अब नहीं करेगा गड़बड़ नहीं। तो जे एग्जाम वाली सुट्टी आई गॉट रेट्रो गेम स्टिक सुपर मारियो खेळा तुम्ही? तुम्हाला माहित नाही सुपर मारियो? माहित आहे ना? तुम्ही ती ही वाली लोक आहे ना का, काय असते ती, काउंटर स्ट्राइक, नीड फॉर स्पीड, जीटीए वाइस सिटी। हम सुपर मारियो वाले लोक हैं। 2D वाले गेम असायचे पहिले, व्हिडिओ गेम्स टीव्हीवर खेळायचो आपण। तो वो मैंने लास्ट वीक बाय किया, मैं खेल होतो ना। तो घर वाले कह रहे, घर वाले म्हणजे वडीलच असतात आपलं, दुसरं कोणाशी काय संबंध नसतो, दुसरं कोण काय बोलत नाही। तुम्ही जॉबला राहिला एकच व्यक्ती असते घरात, तुमचा बाप, जो तुम्हाला शिवाय भी देऊ शकतो, तुम्हाला लाथा भी घालू शकतो। तो ते मागे बसले होते, मी खेळत होतो। अभी मैं क्या सोच रहा हूँ कि 20 साल पहले जब मेरे पास वो था तो उन्होंने बाय किया था, बहुत खेलता था मैं छुट्टियों में, नॉट इन वर्किंग डेज, मतलब स्कूल वाले डेज में नहीं, छुट्टियों में। 7 बजे से 11:30 बजे तक क्रिकेट खेलना है, फिर 11:30 बजे से 2 बजे तक वो वीडियो गेम खेलना है, 2 बजे से 6 बजे तक स्विमिंग खेळली जाणार आहे। आम्ही स्विमिंगला टँक मध्ये जात नव्हतो, आम्हाला विहीर शोधायला लागायच्या आणि परत मालक बी शोधायला लागायचा। मालक आणि विहीर दोन्ही एकत्र असले की नाही पोहायचं। गडबड झाली, 2 वेळा गडबड झाली, उतरलो खाली आणि हे वर येऊन बसले। आम्ही 12-13 जण बसलोय, चालेल 20 मिनिटं 25 मिनिटं, कोण वर गेलंच नाही। कपडे सगळ्यांनी वरच काढली, शिळी पण ताजी पण। आणि
थोड्या वेळ मोबाईल बघतोय, मला घेऊन बसलाय. चला ते म्हटलं. उठला आणि गेला तो. आम्ही लई खुश झालो. अचानक एवढा परिवर्तन कसा काय? मग आम्ही अर्ध्या तासाने बाहेर आलो. कोणाचं मेंदू चालतोय बघा, कळते ना म्हणा तेवढे काय. अर्ध्या तासाने बाहेर आलो आणि बाहेर आल्यावर प्रश्न पडला, आता काय करायचं? कारण बाहेर आल्यानंतर पहिलं काम असतं अंग पुसणे. त्याच्यासाठी जे लागतं ते नव्हतं तिथं. त्याच्यानंतर पुढची स्टेप असते घरी जाणं. त्याच्यासाठी जे लागतं ते नव्हतं तिथं. कोणाचंच नव्हतं. असं काही एका दुसऱ्याचं की बाबा घरी गेले जाऊन आलाय. आणि सगळ्यात वाईट त्यावेळी मोबाईल सुद्धा नव्हते. मुलांनी काय केलं असेल? काय नाही करू शकत तुम्ही. यू हैव टू गो होम लाइक दिस ओनली. और हम गए. तो घर वाले पूछ रहे क्या हुआ? हमने बस उसका नाम बता दिया. घरचे मला अजून हसते. असं पण कसं ग्रुप मध्ये असल्यावर नाही वाटत. एकटा असतो तर जरा विचार करावा लागला असतो मला. 7-8 जण असल्यावर नाही काय वाटत. आळीपाळीने मग आटून पालटून मी पुढं. एनिवेज, तो कल परसों में गेम खेल रहा था. तो मैटर होता. अब वो कह रहा है, जेव्हा मी त्यावेळी खेळायचो मला म्हणजे अरे जॉबला लागल्यावर गेम्स खेळायचे तेव्हा कोण नाही बोलणार तुला की तू गेम का खेळतोयस. आता खेळून उपयोगच नाही, अभ्यास केला पाहिजे. चलो ठीक आहे. आता परवा मी घेऊन आलो. आता मी हाच विचार करतोय, नोबडी इज गोइंग टू टेल मी एनीथिंग, नोबडी इज गोइंग टू से मी एनीथिंग. क्यों खेळ रहे हो? तासभर झाला, 2 तास झाले. पहिला दिवस गेला. दुसऱ्या दिवशी तासभर झाले मागणं आवाज आला. आता जरा जास्त होते. काय झालं? हे वय का गेम खेळायचं? म्हणजे म्हणलं त्यावेळी तुम्ही म्हणला होता की पुढे जॉबला गेम खेळायचा आहे. आता तुम्ही म्हणताय हे वय का गेम खेळायचं? एक्झॅक्टली कुठलं एज आहे गेम खेळायचं? प्रश्न असा आहे की हा प्रश्न तुम्ही त्यांना करू शकत नाही. ये जरूरी बात है. यू कांट आस्क दिस क्वेश्चन टू योर पेरेंट. फिर मैंने बंद कर दिया और मैं भूल गया कि उसको बंद करने के बाद समेट के अपने कपबोर्ड में रखना होता है. ये मैं भूल गया. अब लेक्चर लेके जब गया उस दिन वापस, कुछ नहीं था वहां पे. अब मैं अपनी वाइफ को पूछ रहा हूँ वेयर इज माय गेम. शी सेड आई डोंट नो. माँ को पूछा वेयर इज द गेम. शी सेड आई डोंट नो. और उस बंदे को हम पूछ नहीं सकते वेयर इज माय गेम. अजून भी मला ती सापडलेली नाही. कुठे ठेवली मला कळलं नसतं. आता माझं घर शोधून झालंय, मग शेजारीचं घर शोधायला अजून मला सापडणार. नाउ आय एम थिंकिंग टू बाय अनदर गेम and take it here only. घरी में देती हूँ खाना, लेकिन खेलूंगा जरूर. चलो ठीक है, कोई बात नहीं. तुमच्यापैकी कोणी असेल तर सांगा मला. टू प्लेयर गेम कैसे खेलते? चलो ठीक है. तो सेट डब्ल्यू का भी एरर हमें सॉल्व करनी है. ओके, व्हाट इज द एरर? तो रीजन है, सॉरी एरर है सेट डब्ल्यू वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन द स्कोप. ऐसी एरर्स मोस्टली फंक्शंस को आती है और वो तब आती है जब फंक्शन का डिक्लेरेशन कंपाइलर को नहीं मिलता. किसी भी फंक्शन को अगर यूज करना है तो 3 चीजें जरूरी है कंपाइलर के पास होना. पहला डिक्लेरेशन, दूसरा डेफिनेशन, तो वही जरूरी है. तीसरी ऑप्शनल है, फंक्शन कॉल होगा नहीं होगा डजंट मैटर. बट ये 2 चीजें जरूरी है. कौन सी? डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन. करेक्ट. अब ये सेट डब्ल्यू जो है ये भी फंक्शन है, तो इसका भी डिक्लेरेशन और डेफिनेशन कंपाइलर के पास होना जरूरी है. तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं. पहला, डिफाइन सेट डब्ल्यू ऑन योर ओन, राइट इट्स प्रोटोटाइप अबव मेन फंक्शन, कंपाइलर इज सेटिस्फाइड. बट वी डोंट नो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेट डब्ल्यू. तो जो इनबिल्ट दिया हुआ है हमें वही यूज करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा? जो इनबिल्ट दिया हुआ है हमें वही यूज करना पड़ेगा. समझ रहे हो नहीं? ठीक है. अब इनबिल्ट फंक्शंस जो यूज करने हैं आपको, उस पर भी ये रूल आपको इंप्लीमेंट करना है. कौन सा? कंपाइलर नीड्स
क्या? डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन एंड डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। तो इनबिल्ट फंक्शंस जो होते हैं इनकी डिक्लेरेशंस और डेफिनेशन जो है वो कहीं हेडर फाइल्स में स्टोर किए होते हैं। हमें वो हेडर फाइल्स जो है उन्हें इंक्लूड करना पड़ता है। तो जब भी याद रखना, जब भी ऐसी एरर आएगी, क्या हेडर वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप, अगर वो इनबिल्ट फंक्शन के लिए है तो आपको हेडर फाइल इंक्लूड करनी है, और अगर वो यूजर डिफाइंड फंक्शन के लिए है तो फिर आपको ऊपर प्रोटोटाइप पर लिखना होगा। ओके, अब ये तो हम आगे फंक्शंस में पढ़ेंगे। अभी क्या सॉल्यूशन निकला? हेडर फाइल जो है setw की वो हमें इंक्लूड करनी पड़ेगी। व्हाट इज द हेडर फाइल ऑफ setw? लेट्स इंक्लूड, हाँ है ये तो करना हमारा सर। इसकी हेडर फाइल होती है IO मैन। ओके, setw को कहा जाता है मैनिपुलेटर, इनपुट आउटपुट मैनिपुलेटर, जो आउटपुट को फॉर्मेट करने का, मैनिपुलेट करने का काम कर रहा है। सो व्हाट इज द हेडर फाइल? IO मैनी, इनपुट आउटपुट मैनिपुलेटर। क्लियर हो गया? setw जो है वो आउटपुट वाला मैनिपुलेटर है। समझ गए? ठीक है, तो अब इसको कंपाइल करके देखते हैं। कंपाइल, और ये सही से कंपाइल हो चुका। एरर 0 वार्निंग 0। लेट्स रन इट। रन करने के बाद डिफरेंस क्लियर होगा। पहला जो नम वाला स्टेटमेंट प्रिंट होगा ये विदाउट setw है, और दूसरा जो नम वाला स्टेटमेंट है ये विद setw है। ओके, और हमने इसको रन कर दिया, और रन करने के बाद दिस इज द आउटपुट। जस्ट काउंट द टोटल कॉलम्स फ्रॉम हियर टू हियर। कितने हैं टोटल कॉलम्स? 10, करेक्ट। और हमने setw को पैरामीटर भी क्या दिया हुआ है? 10। तो setw का सिंपल सा काम है, जो नंबर आपने एज ए पैरामीटर दिया हुआ है उतने कॉलम्स नेक्स्ट वैल्यू के लिए रिजर्व करेगा, और आपकी वैल्यू उन टोटल कॉलम्स में राइट अलाइनमेंट यूज करके प्रिंट कर देगा। ये बाय डिफॉल्ट किधर प्रिंट हुआ है? राइट साइड में। समझ रहे हो? ठीक है, तो कैसे प्रिंट करेगा? राइट अलाइनमेंट में प्रिंट करेगा। अब लेफ्ट अलाइनमेंट में प्रिंट करना रहा तो डिफॉल्ट अलाइनमेंट लेफ्ट वाली होती है, तो फिर setw यूज नहीं करना है, कोई जरूरत नहीं है। ओके, पर देखो पॉजिटिव 10 दिया तो राइट साइड में अलाइनमेंट करना है। अब एक काम कर लेते हैं, क्या करेंगे? हाँ, ट्राई करके देखते हैं। हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो setw यूज नहीं करेंगे। हाँ, हो गया। सो नेगेटिव वैल्यू दी तो क्या करेगा? डिफॉल्ट बिहेवियर देगा आपको, लेफ्ट अलाइनमेंट। ओके, और अगर पॉजिटिव वैल्यू दी तो क्या करेगा? राइट अलाइनमेंट करके वैल्यू प्रिंट कर देगा। तो setw का काम क्लियर हो गया। ओके, setw एट ए टाइम कितनी वैल्यूज के साथ काम करेगा? ओनली 1, करेक्ट। तो अगर नम के साथ साथ सी, अगर मुझे ये भी वैल्यू प्रिंट करनी रही 15, can I use same setw for 15 also? No. अगर आप चाहते हो कि 15 के साथ भी कॉलम रिजर्व हो, फिर 15 राइट अलाइनमेंट में प्रिंट हो, तो 15 के साथ भी आपको setw जो है उसे यूज करना पड़ेगा। ओके, एंड आई विल सी हियर 10। अब 15 जो है राइट अलाइनमेंट में प्रिंट हो जाएगा। ओके, चलो देखते हैं। सेव किया, कंपाइल एंड रन। ओके, ये आ गया। और अगर मैं इस setw को यहां से निकाल देता हूं, तो देखो 15 आपकी वैल्यू के साथ ही प्रिंट हो चुका है। क्लियर हुआ? मतलब वो जो setw यूज किया है वो सिर्फ नम के लिए काम कर रहा है, 15 के लिए काम नहीं कर रहा। सो setw इज वर्किंग विथ ओनली one value at a time. If you want to format multiple values, you have to use setw for each value separately. और कहाँ भी यूज करोगे? वैल्यू के लेफ्ट में या वैल्यू के राइट में? लेफ्ट में setw लिखना है, और setw के बाद जो इमीडिएट वैल्यू है कोई भी हो, नॉट नेसेसरी इंटीजर, आप कोई भी स्ट्रिंग प्रिंट कर सकते हो, फ्रैक्शन वैल्यू, कोई भी मैसेज जो भी है उसके लिए आप setw यूज कर सकते हो। वॉट एवर यू वांट टू प्रिंट उसके लिए आप setw यूज कर सकते हो। क्लियर होगा सबको? setw का काम समझ गए? ओके, अब एक छोटा सा क्वेश्चन है इसमें।
अब देखो वी हैव दिस वैल्यू, इज दिस वैलिड वैल्यू? हाँ, इज दिस वैलिड वैल्यू? यस और नो? यस, वैलिड है। कितने डिजिट्स है इसमें? 9 है, और जो मैक्सिमम है उसमें 10 डिजिट्स होते हैं. व्हॅल्यू माहित नसली तरी चालतंय, पण किती डिजिट्स आहेत एवढं तर माहित असलं पाहिजे आपल्याला. हाँ, ठीक है. तो अभी 9 डिजिट्स है, और चलो एक काम कर लेते हैं, सेट W में 5 दे देते हैं. नाउ द क्वेश्चन इज, ये 10756 प्रिंट करेगा या फिर 68524 प्रिंट करेगा? सोचो सोचो, डिफॉल्ट लेफ्ट का लेगा या राइट का लेगा? ओके, इनका कहना है पूरा प्रिंट करेगा. क्या करेगा? चलो, आपको थोड़ी देर पहले मैंने एक स्टेटमेंट बताया था, सेट डब्ल्यू ये मेकअप है. अब सोचो, शादी में bride is important or the makeup of the bride is important? Okay, who is more important? Important तो दोनों भी है, but who is more important? हाँ, वो होनी चाहिए. मेकअप ना होगा तो शादी तो हो ही सकती है, ब्राइड नहीं होगी तो मेकअप के साथ कैसे शादी करेंगे? नहीं हो सकता. समझ रहे हो नहीं? What does that mean? वैल्यू इज इंपॉर्टेंट, मेकअप तो होता रहेगा बाद में अगर वो भी पॉसिबल रहा तो. इसका मतलब अगर ऐसा कोई केस आया, सिंपली एग्जीक्यूटर इग्नोर सेट डब्ल्यू, वही नहीं चाहिए. पहले वैल्यू पूरी की पूरी यूजर को दिखाना जरूरी है, फॉर्मेटिंग जरूरी नहीं है. समझ रहे हो नहीं? ठीक है. तो ऐसे केसेस में when reserved number of columns is less than the number of characters present in the value, the executor will ignore setw. Executor will ignore setw. चलो देख लेते हैं, यहाँ पे कंपाइल किया, सारी वैल्यू प्रिंट हो गई. क्लियर हुआ सबको? ठीक है. चलो अब लिख लेते हैं, टाइटल ऊपर setw लिखो. फर्स्ट पॉइंट, it is a function, it is a function used to format the output. It is the function used to format the output. Example नंतर लिहायचं, तेरे लिहादी सांगतोय ते लिहादी. It is the function used to format the output. Next point, it belongs to header file. It belongs to header file iomanic .h. .h हमें लिखना नहीं होता है, बट हेडर फाइल है .h. iomanic .h. नका लिहू .h. तुमचा मेनू तसंच चालेल, लिहू नका .h. belongs to header file iomanic. ब्रैकेट में लिखो input output manipulator. iomanic के आगे ब्रैकेट में लिखो input output manipulator. Next point, we use a set w to format output. Hence we use it with cout. Next point, set w works with, set w के आगे पैरेंथेसिस होने चाहिए, फंक्शन है. set w works with only one value at a time. Set w works with only one value at a time. Hence, to format multiple values. Hence, to format multiple values, you have to use set w.
you have to use set w with every value. You have to use set w with every value. Next point. It takes integer value as a parameter. It takes integer value as a parameter which represents, वो integer value क्या represent कर रही है ये हम लिख रहे हैं, which represents number of columns, which represents number of columns, which represents number of columns to reserve number of columns to reserve, full stop. Then the value mentioned immediately after set w then the value mentioned immediately after set w gets printed in reserved columns, with a right alignment, with a right alignment, Next point. If number of columns reserved, is less than the number of characters, present in the value, comma, executor simply ignores set w. हो गया? ओके, अब एग्जांपल लिखते हैं. देखो एग्जांपल में ये वाला एग्जांपल लिख लो. लिखो. तीसरे आउटपुट में नंबर ऑफ कॉलम्स को इग्नोर कर दिया, दूसरे में राइट अलाइनमेंट करके प्रिंट कर दिया. काय होतं?
चलो चले। तो इंड सेट डब्ल्यू वाला फंडा क्लियर हो गया। ओके, सेट डब्ल्यू को ही कहा जाता है फील्ड विड्थ ऑपरेटर, ये भी वहां नोट कर लो। ऊपर जवाब टाइटल दिया है उसके आगे लिखो टाइटल में फील्ड विड्थ ऑपरेटर। फील्ड FIELD विड्थ जे तुम्हाला माहिती तेच आहे ऑपरेटर। हो गया। ओके, लिखो आगे नेक्स्ट इंडेल। इंडेल किस यूज होता है इंडेल? न्यू लाइन के लिए। ओके, चलो क्या ये स्टेटमेंट सही है बताओ? इंडेल सी आउट में यूज होता है, सबको पता है। सी आउट वाले किसी भी स्टेटमेंट में अगर इंडेल लिखना है, इंडेल शुड बी द लास्ट वर्ड ऑफ सी आउट स्टेटमेंट। इज इट ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स? अपने पास दो ही ऑप्शन होते हैं बेटा, या तो ट्रू होता है या फिर फॉल्स होता है। तो एंडल मस्ट बी द लास्ट वर्ड ऑफ सी आउट स्टेटमेंट, उसके बाद सेमीकोलन। ट्रू और फॉल्स? ये फॉल्स है। एंडल कहीं भी लिख सकते हैं। पता नहीं ये कॉन्सेप्ट कहां से आती है। बहुत सारे बच्चे ये बताते रहते हैं कि सर एंडल शुड बी द लास्ट, पहले नहीं लिख सकते, कहीं भी लिख सकते हो। ओके, हमारे लिए एंडल का पर्पस है नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन समझ रहे हो? ठीक है, तो कहीं भी लिख सकते हैं, जहां लिखोगे वहां से आगे कर्सर जो है नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट हो जाएगा। जहां पे लिखोगे वहां से आगे कर्सर नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट हो जाएगा। ओके, फॉर एग्जांपल देखो, अब जैसे यहाँ पे हम स्लैश एन यूज कर रहे हैं, तो ये स्लैश एन भाई साहब को यहां से हटा लेते हैं एंड लेट्स गो विद द एंडेल। अब एंडेल एक ऑपरेटर है, तो उसे डबल कोट में नहीं लिखना है। डबल कोट में लिखोगे इट बिकम्स स्ट्रिंग, तो क्या हो जाएगा? स्ट्रिंग हो जाएगा। तो हमने कहा एंडेल, और फिर वो इंसर्शन वाला ऑपरेटर तो है ही, क्योंकि ये अलग से एंटिटी हुई अभी एंडेल। ओके, तो एंडेल किसी वैल्यू के साथ यूज करना है, बीच में इंसर्शन ऑपरेटर होना चाहिए, राइट। आगे यहां भी क्या होगा फिर? एंडेल। अब मैं एंडेल इधर क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये वाला जो आउटपुट है ये नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट हो। तो अगर यहां से मुझे नेक्स्ट लाइन पे जाना है, तो इसके जस्ट पहले आई हैव टू राइट एंडेल। इसके भी जस्ट पहले आई हैव टू राइट एंडेल। हो गया। अब ये नेक्स्ट लाइन में डेटा आपका प्रिंट कर देगा। सेव किया हमने इसको, कंपाइल एंड रन, और ये नेक्स्ट लाइन पे आपका डेटा प्रिंट हुआ। एग्जैक्टली वर्किंग सेम एज स्लैश एन। सही है, एग्जैक्टली वर्किंग सेम एज स्लैश एन। कहीं भी यूज कर सकते हो एंडल, नो प्रॉब्लम एट ऑल। स्लैश एन का एक रूल हमने देखा था, कहां पे यूज करना है? डबल कोट के अंदर। सिंगल कोट में भी चलेगा, फिर अलग से लिखना पड़ेगा। सिंगल कोट में स्लैश एन इज डिफरेंट एंटिटी, तो उसके साथ उसका खुद का वो इंसर्शन ऑपरेटर होना चाहिए। बट डबल कोट के अंदर भी स्लैश एन आप मेंशन कर सकते हो, स्ट्रिंग के साथ चलेगा। बट एंडल जो है कंपल्सरी डिफरेंट एंटिटी है, तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत है? इंसर्शन ऑपरेटर की जरूरत पड़ेगी। क्लियर हो गया यहां तक सबको? ठीक है, ओके। वर्किंग सेम एज व्हाट? स्लैश। जिधर लिखोगे वहां से आपका कर्सर नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट हो जाएगा। सही है। नाउ द क्वेश्चन इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन एंडल एंड स्लैश एन? Is there any difference between एंडल एंड स्लैश एन? या फिर दोनों का पर्पस सेम है, बस न्यू लाइन? अगर ऐसा होता तो स्ट्राउस्टर भाई साहब अलग से एफर्ट नहीं लेते। स्लैश एन तो है भाई, और यूज करना बहुत सिंपल है, सी वाले सारे बंदे उसके साथ फेमिलियर है, तो अलग से एंडल क्यों देना है? मतलब कोई पर्पस ही नहीं बनता, राइट। तो एक छोटा सा डिफरेंस यहाँ पे होता है। ओके, एंडल जो है ये न्यू लाइन पे प्रिंट करने के साथ साथ आउटपुट वाले बफर को फ्लश करने का भी काम करता है। अनफॉर्चुनेटली आज वो आउटपुट वाले बफर को फ्लश करने वाली चीज जो है वो हम चेक नहीं कर सकते, उसके लिए हमें फाइल हैंडलिंग तक पहुंचना पड़ेगा।
वहां पे कर सकते हैं, ओके वहां देखेंगे। अभी बस हमें याद रखना है द डिफरेंस बिटवीन स्लैशन एंड एंडल। स्लैशन का एक ही काम है, नेक्स्ट लाइन पे कर्सर को लेके जाना। एंडल और एक काम करता है, नेक्स्ट लाइन पे तो लेके जाएगा ही जाएगा, साथ में आउटपुट वाला जो बफर है उसको फ्लश करेगा। फ्लश करेगा मतलब उस बफर में जो कुछ भी है उठा के स्क्रीन पे भेज देगा, या फिर जो भी आपका आउटपुट वाला टारगेट है वहां पे भेज देगा। स्क्रीन होगी, फाइल होगी, पेन ड्राइव होगा, जो भी है आउटपुट वाला टारगेट वहां पे भेज देगा फोर्सफुली। तो एंडल जो है आउटपुट बफर क्लीन करने का काम कर रहा है। नेक्स्ट लाइन पे तो भेजेगा ही भेजेगा, साथ में आउटपुट बफर को भी क्लीन कर देगा, राइट। तो बताओ फिर which one is more faster to get the cursor to the next line, slashing or indel? slashing or indel? हाँ कौन? अरे इंडेल वाले भाई बने नो, एक बंदा दो काम कर रहा है, एक बंदा एक ही काम कर रहा है, तो किसका काम जल्दी कंप्लीट होगा? जो एक ही काम कर रहा है उससे जल्दी कंप्लीट होगा। कब्बडच आपलं इंडेलला काहीतरी वेगळं दिलंय, फास्ट आहे, हे कसं काय? आमच्या इकडे तर असंच होते, एकाला एकच काम दिलं आणि एकाला दोन दिलं, तर जी एकच काम वाला आहे ती लवकर मोकळा होणार ना, तर तिला चिकार काम दिलं तर ते फास्ट कसं काय? सरळ लॉजिक लावायचं रे. So slashing is faster than indel because slashing has to perform one extra job of flushing the output buffer, और हमें उसकी अभी जरूरत नहीं है। तो जब भी आपको नेक्स्ट लाइन वाला काम करना है तो क्या यूज करेंगे? पण तसं की असं काय फरक पडणार आहे आपल्याला, नाही का? आमच्याकडे लई वेळ असते, जितने टाइम हम वो स्क्रॉल करने में लगाते हैं उतने टाइम में एंडल कम से कम 10,000 बार आपका बफर फ्लश कर देगा, कम से कम 10,000 बार, वो भी बफर पूरा फुल होना चाहिए उसके बाद। तो वी हैव लॉट्स ऑफ टाइम, वी कैन यूज एंडल भी, वी कैन यूज स्लैशिंग भी, हम दोनों भी यूज कर सकते हैं, समझ रहे हो नहीं? हाँ, अगर किसी के पास टाइम बहुत कम है तो फिर हमें स्लैशिंग के साथ जाना चाहिए। क्लियर हुआ? चलो लिख लेते हैं। एंडल we call it line feed operator, line feed FEED operator, we call it line feed operator. Next point, we can use endl anywhere in the cout statement. Next point, it works same as /n, ब्रैकेट में लिखो टेक्स्ट कंसोल, टेक्स्ट कर्सर ब्रैकेट में लिखो टेक्स्ट कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन इन आउटपुट, टेक्स्ट कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन इन आउटपुट, ब्रैकेट कंप्लीट। other than this त्याच पॉइंट मध्ये कंटिन्यू करा, other than this endl flushes the output buffer, endl flushes the output buffer। क्लियर हो गया? ठीक है। सो व्हाट शुड वी यूज फॉर न्यू लाइन ओनली? slash, because endl has to work some extra, it is slower than slash, okay लिखो hence it is slower than slash। बस हो गया। फॉर एग्जांपल ये आपके सामने है, देखो सगळ्या लाइन लिहायची काही गरज नाही, ये एंड में भी लिख लेना, एंड कहीं भी लिख सकते हो एंडल, नो प्रॉब्लम, बस उसके साथ उसका इंसर्शन ऑपरेटर होना चाहिए। लेंगे एग्जांपल लेंगे एंडल
चलो हो गया। अरे आता त्याला काय कॉपी पेस्ट करायचं रे, कुठेतरी एंट्री लिहायचं संपला विषय, आउटपुट लिहायचं संपला विषय, काय त्याला कॉपी पेस्ट करायचंय, ए वर बघणार आहे खाली बघणार आहे, हो गया। ओके लिखो आगे, ये यहाँ ऑपरेटर अपने खत्म हो गए। हाँ वो 3 बचे, कौन से 3 बचे बताओ जरा, अब बगायच नाही पाठीमागे, बगायच नाही। हाँ एक बताओ बेटा, राजू मैडम एक साथ, वो 3 जो छोड़े हमने ऑपरेटर उसमें से एक बताओ। नाही जमलं तरी चालते, घाबरू नका, प्रॉपर नाम चाहिए उसका। हाँ राजेश्वरी मैडम, कोई भी एक बताओ, और नाव घ्यायची नाही तर रेकॉर्डिंग लेक्चर मध्ये, सॉरी। हाँ एक बताओ बेटा, नाव पाहिजे मला, विसरायचं नाही बाबा नाव। सी दोज वेर 3 ऑपरेटर्स, इनको भूलना नहीं है, ठीक है, बहुत जरूरी ऑपरेटर चाहिए। अरे यार कॉलेज में लेकिन स्क्रीन वेज में कर बाबा। हाँ पहला था स्कोप रिजोल्यूशन, और उसके बाद क्या था, हाँ क्या कहते इसको, पॉइंटर टू मेंबर डिक्लेरेटर। हाँ पुढे डॉट स्टार, ये क्या था, पॉइंटर टू मेंबर ऑपरेटर, और फिर क्या था, एरो स्टार, ये क्या है, पॉइंटर टू मेंबर ऑपरेटर। और इस सब के लिए इंट्रोडक्शन टू पॉइंटर जो हमने पढ़ा था वो बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे जब जाएंगे पॉइंटर टू मेंबर एक नया कॉन्सेप्ट आएगा, और उसके लिए पॉइंटर टू फंक्शन करके और एक नया कॉन्सेप्ट आएगा। तो उसके लिए अपने पॉइंटर्स जो है बहुत ही तगड़ा प्रैक्टिस होना जरूरी है, समझ रहे हो नहीं, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, लिखो नेक्स्ट पॉइंटर, रेफरेंसेस इन सीपीपी, ये बहुत जरूरी है, रेफरेंसेस इन सीपीपी सब कुछ जरूरी ही है, हो गया। अब देखो रेफरेंसेस इन सीपीपी, सीपीपी की खुद की कॉन्सेप्ट है, इट हैज नथिंग टू डू विद सी, सी में ऐसी कॉन्सेप्ट है ही नहीं, रेफरेंसेस इन सीपीपी। सी में रेफरेंस का मतलब ये होता है क्या, रेफरेंस का मतलब पता नहीं, अरे नहीं बेटा, रेफरेंस का मतलब होता है पॉइंटर, रेफरेंस का मतलब क्या होता है, पॉइंटर। ओके तो सी में जाओगे तो कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय एड्रेस दोनों सेम ही है, बट सी प्लस प्लस में कॉल बाय एड्रेस इज डिफरेंट थिंग, इट यूजेस पॉइंटर्स, कॉल बाय रेफरेंस इज डिफरेंट थिंग, इट यूजेस रेफरेंस। अब ये रेफरेंस वाली कॉन्सेप्ट क्या है सी प्लस प्लस में, ये जरा समझते हैं। ओके ऑनलाइन वाले लक्ष्य ठेवा रहे हैं, we'll have it 10 minutes soon. So we have say int main, और हमने कहा int x is equal to 10, क्या होगा मेमोरी में, x को मेमोरी मिलेगी, हाउ मेनी बाइट्स, स्टैक पे या हीप पे, एज ए प्रोग्रामर हम किधर है, अटल देना सगळ्यांना, न्यू ऑपरेटर डिलीट ऑपरेटर इसको भूलना नहीं है। आफ्टर 2 months एवरी डे वी आर गोइंग टू यूज न्यू ऑपरेटर इन डेटा स्ट्रक्चर, उसके बाद वी आर गोइंग टू यूज न्यू ऑपरेटर एवरी डे इन एडवांस डेटा स्ट्रक्चर, देन वी आर गोइंग टू यूज न्यू ऑपरेटर एवरी डे इन जावा, and then you will use new operator every day if you start some industry or if you join some industry। ओके न्यू तो चाहिए, उसके बिना कुछ नहीं होता। ओके तो int x is equal to 10, स्टैक सेक्शन पे x बना और उसके अंदर 10 स्टोर हुआ, अब इस x के पास एक एड्रेस भी रहेगा, बट हमें वो एड्रेस के साथ कोई लेना देना नहीं है when we talk about the references। हाँ एट द एंड रेफरेंस में भी फिर से एक बार एड्रेस तो आएंगे ही जरूर, लेकिन अभी एड्रेस को थोड़ा साइड में रख देते हैं। और अब x का मान लो एक रेफरेंस हमने क्रिएट किया y, क्या क्रिएट किया, रेफरेंस y, सो y इज द रेफरेंस ऑफ x। कैसे क्रिएट किया वो बाद में सोचेंगे, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। तो y जो है ये रेफरेंस बना x का, पूछ लेगा सर इधर बनता कैसे बना, वी डोंट नो राइट नाउ। y इज द
रेफरेंस ऑफ एक्स, बस इतना काफी है। और अगर y रेफरेंस बना x का तो क्या होगा देखो, तो एक बार y रेफरेंस बना उसके बाद y is a simple variable just like x. Y is a simple variable just like x. Okay, but both x and y referring to the same memory. Both x and y referring to the same memory, and both x and y are simple variables. Okay, तो अब सोचो, मैंने इधर लिखा सी आउट एक्स वाई, क्या प्रिंट होगा? x की वैल्यू क्या प्रिंट होगी? 10, और y की 10, क्योंकि y भी उसी मेमोरी को रेफर कर रहा है जिसको x रेफर कर रहा है। एंड देन x एंड y आर सिंपल वेरिएबल्स, तो बेसिकली देखा जाए तो जैसे x है वैसे ही y भी है। y भी एक सिंपल वेरिएबल है जस्ट लाइक x, बस दोनों की मेमोरी क्या है? कॉमन है। इसलिए x एंड y अगर प्रिंट किया तो क्या प्रिंट होगा? 10। अब मैंने कहा y is equal to 5, y equal to 5 लिखने के बाद यूजुअली क्या होता है, 5 कहां पे जाकर स्टोर होगा? y में। 5 कहां पे जाकर स्टोर होगा? y में, यानी y की जो मेमोरी है उसमें जाके 5 स्टोर होगा। बट y की ही मेमोरी किसकी मेमोरी है? x की। तो अगर y में 5 स्टोर हुआ इसका मतलब x को भी क्या दिखेगा? 5। और अगर मैंने लिखा सी आउट एक्स वाई, क्या प्रिंट होगा अभी? 5 करेक्ट, अभी प्रिंट होगा 5 बिकॉज as y is the reference of x and y both referring to the same memory, it is like a nickname। अभी x का निकनेम क्या हुआ? y, तो x को बुलाओ या फिर y को बुलाओ, सेम चीज है, समझ रहे हो नहीं? जैसे कि मेरा नाम है, मेरा नाम पता है सबको? ओके, माई सेल्फ शंतनु यादव and I am not from Bihar, I am from Maharashtra only। म्हणजे बिहारी असणं असं काही वाईट नाहीये, बऱ्याचदा माझे कपड्याचा उत्तर बघून, केसाचा उत्तर बघून लोकांना असं वाटतं की तुम्ही बिहारी आहे का। त्यात माझं हिंदी 10 वर्ष बोलून बोलून थोडंसं फ्लुएंट झालंय, ऍटलिस्ट टेक्निकली तरी। बाकी माझी आई वरती जर 10 वाक्य हिंदीत बोलायला लागलं तर जरा गडबड होईल, बट माझा सी वरती जर हिंदीत बोलायला लागलं तर मी व्यवस्थित बोलू शकतो, काय अडचण नाही। ओके, तर हाँ, तो मैं ये कह रहा था, माय नेम इज मिस्टर यादव एंड यू कॉल मी सर। नाउ यू कॉल मिस्टर यादव और यू कॉल मी सर, यू आर गोइंग प्रेफर मी ओनली, समझ रहे हो नहीं? ये भी वही है, यू आर गोइंग टू एक्सेस एक्स और यू आर गोइंग टू एक्सेस वाई, यू विल एक्सेस द सेम मेमोरी। तो y में किया हुआ चेंज किसको विजिबल रहेगा? x को विजिबल रहेगा, x में किया हुआ चेंज y को विजिबल रहेगा, सेम चीज है, समझ रहे हो नहीं? तो हमने कहा रेफरेंसेस का मतलब होता है निकनेम्स गिवन टू द सेम मेमोरी। एक ही मेमोरी है और एक ही बंदे के कई सारे निकनेम्स होते हैं। मास्टर लोकांची तर लयच असते, नाही का? विचारत बसून नाही मी कोणाला, पण असते तर आमच्या वेळी असायची। तो हो सकता है कि x का निकनेम है y, x का निकनेम है z, w, p, q। ओके, हो सकता है। सारे के सारे किसको रेफर करेंगे? सेम मेमोरी को रेफर करेंगे, सेम मेमोरी को रेफर करेंगे। अगर ये सब x के रेफरेंसेस बने तो, अब रेफरेंसेस कैसे बनाते हैं वो हम बाद में देख लेंगे। रेफरेंस वाली कॉन्सेप्ट क्लियर हुई? बहुत सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। क्या है कॉन्सेप्ट? रेफरेंस मींस ए निकनेम गिवन टू सम अदर वेरिएबल or the same name or multiple names given to the same memory location, so that changes made in one variable will be visible to other variable also, because all the variables, all the references are referring to the same memory। तो फोकस अपना हमेशा मेमोरी पे होना चाहिए। मेमोरी क्लियर हुई, बाकी सब क्लियर हो जाता है, समझ गए नहीं? ठीक है, ओके। तो आज का लेक्चर जो है यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं। प्रेझेंट द्या आणि मग बळवून घरी जा। बरं, काय आपण आता रेफरन्सेस बघितलं। गो टू एंड ऑफ द नोटबुक और लिखना शुरू कर दो। एट द एंड ऑफ द नोटबुक लिहायला सुरू करा।